गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था। कुछ कुछ हमने मटेरियल्स दिया था जिसमें कि वो क्वेरिसिटी था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बनाया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कहीं भी इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया है कि जिसमें कि हम लोगों को क्लैरिटी आए। और वो क्लैरिटी एज वेल जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे महाविद्यालय के साथ साथ जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ज्यादा पढ़ते हैं, तो हमने सोचा एक छोटा सा आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे एक हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज से हम आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आज बताएंगे और बहुत ही इजी है। आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ हमारे इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। जस्ट कैमरा को हम लोग मूव करते हैं। पहले हमने यहाँ पे देखते इंडियन, आज का जो मेन टॉपिक है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसको जानने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल आपको देते हैं कि किसी भी जगह पे जब कोई प्रॉब्लम होता है, इन सेंस कि वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो कमर्शियल एरिया हो, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में जब एक प्रॉब्लम होता है, जैसे ही जब प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन को ढूंढा जाता है। जैसे हम लोग एक बार थोड़ा सा जो टॉपिक है उससे हट के जाते हैं। पास्ट आप 40 इयर्स बिफोर चले जाते। जब हम लोग रोड पे चलते थे, हालांकि हमारी भी जन्म नहीं हुई थी, उससे पहले की हम बात बता रहे। जब हम लोग रोड पे चलते थे तो वहां रोड काफी खाली और बहुत आसान तरीके से हमको रोड में हम लोग चल पाते थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गई, राइट। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गई तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कि वो जो रोड है वहां पे गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी। जब गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी, रोड तो हमारा एज इट इज जैसे लास्ट 40 इयर्स था उसी तरीका से फिर नेक्स्ट 10 इयर्स में था, लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर में हमारा गाड़ी की संख्या बढ़ गई, लोगों का पॉपुलेशन बढ़ गया। तो जब हमारे पास एरिया इतना है उसमें हमारा गाड़ी व्हीकल्स बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इसका गवर्नमेंट ने सोचा, हालांकि वो पहले ब्रिटिश सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे एक निदान निकाला गया कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई रोड में चलने के लिए आप जब भी रोड में चलेंगे तो एक रूल बुक तैयार किया गया। क्या रूल बुक तैयार किया? एक रूल बुक तैयार किया गया। वो रूल बुक किससे संबंधित था कि अगर आप रोड पे चलते हैं तो उससे संबंधित रूल बुक बनेगा। इन सेंस कि मोटर, वही से एक रूल, क्या किस चीज का रूल तैयार हुआ? मोटर व्हीकल्स रूल। जैसे ही प्रॉब्लम होता है, जब हम उसको सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो एक रूल तैयार करते हैं और उसी रूल से एक नए चीज का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड एक्ट। अब यहाँ पे एक गौर कीजिए एक चीज। जैसे वो प्रॉब्लम आया मेरा, उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढा, एक रूल तैयार किया, उस रूल बुक से हमारा एक एक्ट तैयार हुआ। दिस एक्ट इज कॉल्ड मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे एक हमने यहाँ पे आपको बताया भी था कि थोड़ा सा हट के हम लोग आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म कैसे हुआ? जैसे सपोज मान लिया जाए कि एक प्रॉब्लम आया कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को वचन देता है कि हम ये काम करेंगे, यानी ऑफर जब दे रहा है और दूसरी तरफ वो एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो उस ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच का पार्ट आता है एग्रीमेंट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भी जन्म उसी तरीका से हुआ, यानी कि
वो एक्चुअली ये कैसे हुआ था, जब इसका कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट संबंधी रूल बने, वो जब रूल बुक तैयार किया गया तो वो रूल बुक हमारा क्या हुआ, रूल बुक क्या होता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एक्ट एंड दैट शुड बी पास्ड बाय द बोथ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट से जब मेरा वो पास हो जाता है तब मेरा वो क्या हो जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड, जब हमारा जब रूल बुक तैयार हुआ तो रूल बुक तैयार होने के बाद क्या हो गया, वो पार्लियामेंट में दोनों सदनों में पास होना चाहिए, दोनों सदनों में पास हो गया। पास होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नया एक्ट बन गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का तो बहुत सारा पार्ट है, पूरा कॉमर्शियल पार्ट उसमें आ जाएगा, एज वेल एज बिजनेस से संबंधित आ जाएगा, कॉमर्शियल आ जाएगा, बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, रूल बुक बहुत मोटा हो गया। तब हम लोग लोगों ने डिसाइड किया, लोगों ने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ उससे कुछ रूल बुक को और थोड़ा इजी किया। वो इजी कैसे हो गया, वहां से हमारा निकला, क्या निकला, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ठीक है, उसके बाद वही से हमारा और भी जितने भी उससे संबंधित रूल है वो एक्ट निकलते चले गए। यानी 1872 एक समराइजेशन है पूरा, वहां से हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट, जैसे पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया तो पार्टनरशिप एक्ट को फिर अलग कर दिया गया। फिर कंपनी एक्ट 1932 विच इज न्यूली अमेंडेड 2013, जिसको कि अभी नया सुधारा गया है, तो वहां से फिर क्या हुआ, कंपनी एक्ट को भी निकाल दिया गया। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि उसके बाद जब 1872 हुआ तो हमारा अब ये एक नया क्वेरिसिटी जनरेट हो गई लोगों में। क्या क्वेरिसिटी जनरेट हो गई कि भाई आप सेल परचेज को भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे डाल देंगे। तब वहां पे एक बात आई निकल के कि यहाँ पे सेल्स परचेज का एक एक्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेल्स गुड्स एक्ट 1932। अब वो कहां से निकला, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकला, पार्टनरशिप कहां से निकला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकला। इस तरह से इस रूल बुक को और भी इजी करते चला गया। सेगमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेगमेंट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेगमेंट में हमारा एक्ट, डिफरेंट एक्ट को बना के, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, सॉरी 1930 है, सॉरी सेल्स गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस तरह से बहुत सारा एक्ट को फिर बनाया गया। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, मेजर पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा कैमरा को हम लोग इधर कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग बढ़ाते हैं। हाँ, एक चीज है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 के अंदर सब सेक्शन डाला हुआ है। सब सेक्शन हमारा 2H है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बिफोर द लॉ। अब एक नया चीज आता है, इसको हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह प्रश्न आया, क्वेश्चन आता है, क्वेरिसिटी आता है कि इज द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट बोथ आर द सेम थिंग्स और बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। अगर वो अलग है तो दोनों में अंतर क्या है भाई। पहले हम एग्रीमेंट को देखते हैं। एग्रीमेंट ऑलवेज रेफर टू द टू पार्ट्स, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द ऑफर एंड सेकंड इज द एक्सेप्टेंस। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए, किसी भी बात को लेके अगर वो किसी को ऑफर देता है और नेक्स्ट सेम सामने वाला पर्सन अगर उसको एक्सेप्ट करता है, एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग एग्रीमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। एग्रीमेंट बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। पहला सोशल एग्रीमेंट, दूसरा डोमेस्टिक एग्रीमेंट, तीसरा कमर्शियल एग्रीमेंट। अब जैसा कि बस इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करें। अब जैसा कि हमने क्या किया, मैंने हाल की बात बता रहा हूं। मैंने अपनी पत्नी को एक ऑफर दिया कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी में हम उनको एक गिफ्ट देंगे, सोने का हार।
दिस थिंग्स इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट और नॉट, पहले इसको समझना होगा। दूसरा, एक मंदिर में हमने गया और वहां का एक टाइल्स टूटा हुआ था। हमने मंदिर के पुजारी को बोला कि इस टाइल्स को आप लगवा दीजिए, उसका जो भी खर्च होगा हम देंगे। एंड फर्स्ट हमने एक ऑफर किया, सेकंड ने एक्सेप्ट किया उसको। इज इट एन एग्रीमेंट और नॉट? थर्ड, कमर्शियल एग्रीमेंट। पहले सोशल एग्रीमेंट की बात करते हैं। सोशल एग्रीमेंट एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट में अंतर क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में एक सबसे मेजर पॉइंट है, वो है कि इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। अगर हम अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देना चाहते हैं, इन केस इन सम कुछ केसेस आई एम नॉट एबल टू गिव द एनी गिफ्ट, जिस समय हमने बताया कि हमने इस डे को देंगे, अगर हम वहां पे नहीं दे पाते हैं तो वहां पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, बिकॉज वहां पे इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, कानूनी इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। एक बार हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में हो गया, सोशल में क्या हो गया कि सोशल में भी कोई इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। वेयरएज if you are talking about the commercial agreement की जब भी बात करते हैं तो commercial agreement always be create with the enforceable by law। जब enforceable by law ये बहुत बार सुना है हम लोगों ने, बहुत बार देखा है, लेकिन enforceable by law होता क्या है? enforceable by law का मतलब होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति ने हमारा ऑफर को एक्सेप्ट किया है और किसी कारण से अगर वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद वो अगर मुकर जाता है तो हम उसको बाय लॉ हम उसको बाध्य कर सकते हैं, उसके प्रॉमिस को, उसके जो एक्सेप्टेंस है, जिस चीज के लिए उसने एक्सेप्ट किया है उसको हम लोग बाध्य कर सकते हैं बाय लॉ। दैट इज कॉल्ड इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर? अब आते हैं, एक बार थोड़ा यहाँ पे नजर डाल लेते हैं हम लोग कैमरा को। एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। एक चीज अच्छी बात आ गई कि एग्रीमेंट इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस इफ दैट इज सोशल एग्रीमेंट एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट। जैसे ही हम लोग कमर्शियल एग्रीमेंट का बात करते हैं, प्रॉमिस नहीं होता, क्योंकि प्रॉमिस इसलिए नहीं होता कि वहां इनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब प्रॉमिस को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B व्हेन अ पर्सन मेड अ प्रपोजल टू अनदर टू whom proposal is made, if proposal is assent thereto, that means कि where is not enforceable by law। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा ऑफर जैसा कि हम लोग जान गए कि ऑफर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A व्हेन अ पर्सन मेड अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज एन अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। अब यहां एक नया वर्ड आ गया, विलिंगनेस। भाई ऑफर का मतलब एग्रीमेंट तभी हो सकता है, चाहे वो सोशल एग्रीमेंट हो, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो, या फिर हम लोग बात करते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट का। वो एक वर्ड है विलिंगनेस। जब आप तैयार होंगे एंड वन ऑफ द पर्सन हु अग्री टू डिसाइड दिस प्रपोजल्स एंड देन द एग्रीमेंट विल मेड। इफ दैट इज कमर्शियल इट विल बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर हो गया? अब आते हैं एग्रीमेंट इक्वल टू, जैसा कि हमने आपको बताया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्लियर? अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देके हम बताते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। वन ऑफ द पर्सन एक्स एंड वाई। अब एक्स ने ये बोला कि 2 लाख की मेरी एक गाड़ी है, उस गाड़ी को परचेज करना है, तो वाई ने उसको क्या किया? एक्सेप्ट किया। वाई ने उसको एक्सेप्ट किया और वो 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल एग्रीमेंट, राइट? एग्रीमेंट इट शुड बी अ पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव से पॉजिटिव ये हो गया, इसने दिया, उसने एक्सेप्ट कर दिया। इन अदर केसेस मान लीजिए एक्स ने वाई को 2 लाख रुपया दिया था उधार के रूप में और 15 तारीख को उसको वापस करना था, बट वाई इज नॉट इंटाइटल्ड टू पे 2 लाख रुपीज इन द ड्यू डेट।
एट दैट सर्कमस्टेंसेस व्हाट विल वी डू, वाई ने एक प्रपोजल दिया फिर एक्स को, वाई ने प्रपोजल दिया एक्स को कि भाई 2 लाख तुम हमको 15 दिन के लिए छोड़ दो, हम तुमको 2 लाख के बदले 2,20,000 देंगे। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव प्रपोजल्स विच इज एक्सेप्टेड बाय द एक्स एंड दिस इज कॉल्ड द, दिस बोथ आर द कमर्शियल्स, देयर इज नो डोमेस्टिक प्रपोजल। चूंकि ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कमर्शियल। और हमेशा याद रखिए कि इनफोर्सेबल बाय लॉ का साधारण, इन जनरल लैंग्वेज, इन वेरी सिंपल वर्ड वी कैन से दैट, कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को एक्सेप्ट करता है और अगर वो पूरा नहीं करता है तो उसको हम बाध्य कर सकते हैं बाय लॉ कि वो हमारा उस बात को पूरा करे। दिस इज कॉल्ड इनफोर्सेबल बाय लॉ। हो आज का जो वीडियो है उसमें कुछ काफी चीज क्लियर होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा एंड विल बी बैक जस्ट अ मोमेंट एंड नेक्स्ट क्लासेस एंड होप आप अच्छे से रहिए इस पेंडेमिक में, सभी कोई सेफ रहे और खुशहाल रहे। बाय।